आज की दूसरी वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और आशा है कि आप खूब पढ़ के गर्दा उड़ा रहे होंगे। और एक चीज़ हमेशा है कि अपने को इतना बुलंद कर लीजिए ना, वही खुद ही कर बुलंद इतना कि खुदा भी बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। मतलब इतने अपने को सक्षम कर लीजिए कि भारत सरकार आ जाए, भैया कौन नौकरी चाहिए ले लो, केंद्रीय विद्यालय अरे भैया ले लो, जान छोड़ो। तो खूब अच्छे से पढ़िए। तो हम सोच रहे हैं कि ये जो पुरानी कड़ी थी हमारी, बीच में छूट गई थी, उस कड़ी का आज छठवां कड़ी है। तो फिर आज से मैं रोज़ आप लोगों को एक प्रश्न की श्रृंखला लेके आऊँगा जो आपको अभ्यास करने में मदद पहुँचाएगा और एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन सहायक सिद्ध होगा। चलिए हम देर न करते हुए इस पर चर्चा करें। चलिए है क्या, 2011 के जनगणना के अनुसार 2021 में नहीं हो पाया कोविड के कारण, इस वजह से 2011 ही मान्य होगा। अभी जो भी जनसंख्या होगी वो 2011 के अनुसार ही मानी जाएगी और आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कह रहा 2011 के जनगणना के अनुसार निम्न अंक जनघनत्व को दर्शाता है। आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जनघनत्व आपके बिहार में है, पहले वो पश्चिम बंगाल हुआ करता था, अब बिहार में है, और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन भारत का औसत जनघनत्व कितना है, मतलब कितने लोग एक वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, तो वो है 325 नहीं, 328 नहीं, कितने हैं 382। और इसमें दो में प्रश्न आपको बताया, सबसे ज़्यादा जनघनत्व किसका है, बिहार का है, सबसे कम जनघनत्व किसका है, अरुणाचल प्रदेश का है। चलिए अब दूसरे प्रश्न पे हम आते हैं। कह रहा है सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र में कौन सी एजेंसी, सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र को कौन सी एजेंसी चलाती है। निजी चिकित्सा संस्थान, निजी चिकित्सा संस्थान तो अपना चलाएगा, सार्वजनिक का तो नहीं चलाएगा, तो ये नहीं होगा। फिर है गैर सरकारी एनजीओ, नहीं, व्यवसायिक चिकित्सक, ये भी नहीं। हमारा क्या आंसर होगा, सार्वजनिक एजेंसी चलाती है। ठीक, ये कोई कठिन नहीं प्रश्न था। तीसरे प्रश्न पे आते हैं। मैं 2011 की जनसंख्या को लिया हूं और मेरी कोशिश है कि एक दिन मैं आपको जनसंख्या के बारे में कुछ ऐसा क्वेश्चंस बताऊं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो। चलिए ये बताऊंगा ही, पहले आप ये देख लीजिए 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री पुरुष का अनुपात क्या है। आप जानते हैं कि हरियाणा आपका सबसे कम है और आपका सबसे ज़्यादा केरल है, ठीक। और अपने उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा किसका है, तो आजमगढ़ और ये जौनपुर में स्त्री जनघनत्व ज़्यादा है, मतलब 1000 से 1000 प्लस है या 1000 के बराबर है। तो हम लोग आते हैं प्रश्न पे। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री पुरुष का अनुपात क्या है। 910 1000 पे नहीं, 920 1000 पे नहीं, 980 1000 पे नहीं। ये एक्चुअल में था 943 स्त्री 1000 आदमी पे है। मतलब आप समझ लीजिए कि 67 370, 67 नहीं हुआ, 67 नहीं तो 57 3, हाँ 57 आदमी बिना शादी के रह जाते हैं आपके भारत में। तो योग्य बनिए, शादी करिए, क्योंकि आप लोगों में से ज़्यादा योग्य नहीं होंगे, मतलब नौकरी नहीं कर रहे होंगे। तो हम प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है 2011 नहीं तो फिर ऐसे ही 943 वाले में, मतलब 57 वाले में आप आ जाएंगे। तो 943 है एक्चुअल, लेकिन उसके सन्निकट जो है 940 है। तो आंसर हमारा क्या होगा, 940 1000 पुरुष पे 940 महिला। अब है उष्ण कटिबंध किन अक्षांशों के बीच होता है। थोड़ा ज्योग्राफी में बता दूं आपको, समझ में आ जाएगा अच्छे से। मान लीजिए ये है हमारा पृथ्वी, ठीक। अब इस पृथ्वी में ये जाती है जो बीचों बीच जाती है, इसको कहते हैं हम विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन। अब ऊपर 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचा, यही जो एरिया हमारा है ये है उष्ण कटिबंधीय। और फिर ऊपर जो होता है ये शीत कटिबंध है। तो खैर हमको इस पे नहीं जाना, ये शीतोष्ण है, हमारा जो भारत है शीतोष्ण है। तो इसमें कह रहा है कि उष्ण कटिबंध किन अक्षांशों, 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ, यही है ये वाला एरिया जो। और इस पे हमारा इक्वेटर पे सूर्य सामने दिखता है, इस वजह से यहाँ 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे 12 महीना क्या होता है, जैसे तंजानिया है 12 महीना वहाँ फल होता है। कौन, रसदार आम 12 महीना खाइए, कितनी अच्छी बात है, फलों का राजा आम। और लेकिन वहाँ बहुत गर्मी होती है और ह्यूमिडिटी के कारण वहाँ के लोग बहुत लंबे लंबे होते हैं। प्रकृति क्या करती है, जैसे जाड़े आप चले जाएंगे इग्लू, या आप चले जाते हैं अंटार्कटिका पे,
या आप चले जाते हैं ठंडे प्रदेशों में, तो क्या होता है वहाँ के पशु पक्षी को प्रकृति प्रदत्त क्या होता है, सुरक्षा कवच होता है। उसके बाल बहुत लंबे लंबे होंगे। याक को देख लीजिए आप भालू सबको देख लीजिए। खैर हम लोग प्रश्न पे आते हैं। कह रहा कौन सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? ध्यान क्या देना है, नहीं है। जैसे दिवाकर देखे मार दिया सट से, नहीं, दिवाकर तो है, रश्मि रथी है, कमलाकर है, निशा, निशा मतलब होता है रात, निशाकर, ये नहीं है। सॉरी, क्षमा चाहता हूं। कौन सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? वो है निशाकर। अब है किन शब्दों के में नीय प्रत्यय नहीं है? आप जानते हैं नी जो होता है माने प्रत्यय जो होता है वो क्या करता है, बाद में लगता है। पूजनीय नी है, आदरणीय नी है, सोचनीय नी है, और आदरणीय और पानीय, पानी में ई प्रत्यय लगता है, यहाँ नी नहीं है। तो ये क्या होगा, यही आंसर हमारा होगा। कठिन नहीं है। घर का पर्यायवाची नहीं है, प्रश्न में था है जो पूछा गया था पीआरटी में, मैं उसमें नहीं है लगा दिया ताकि आप इस पे अब देखिए गृह, गृह मतलब घर होता है। कहता है ना निलय घर, सदन घर, वनिता लड़की होती है, महिला होती है, तो घर का पर्यायवाची क्या है, वनिता नहीं है। अब कौन अलग है, ध्यान देंगे। 27, 64, 100, 125, 216, 303 प्रश्न हमसे पूछा गया है। ऑप्शन है 27, 100, 64, 2 बार 100 हो गया। कोई ऐसा करते हैं हम एक को 125 कर देते हैं। चलिए अब देखिए क्या है। 27 आप देख रहे हैं, 27 को क्या लिखते हैं, 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिहाई 9 तिहाई 27। 100 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 गुने 10, 10 का स्क्वायर, ये 3 का क्यूब। 64 को 8 गुने 8 न लिख करके हम लिख सकते हैं 4 गुने 4 गुने 4, 4 का क्यूब। 125 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5, 5 का क्यूब। यहाँ देख रहे हैं सब में स्क्वायर, सब में क्यूब है और ये इसमें स्क्वायर है, मतलब ये 100 हमारा आंसर होगा। अब कह रहा है थोड़ा एक गणित कर लिया। मेरी कोशिश है कि गणित मैं आप लोगों को इतना मजबूत बना दूं कि जिस तरह हमारे गणित में 30 में 30 सही होते थे, आपके भी 30 में 30 ही सही हो। मतलब इसमें तो 30 नहीं प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन जो भी प्रश्न आए आपका गलत ना हो। मैं एक लिया हूं, लेकिन कल से मैं क्या कर रहा हूँ, 2-2 क्वेश्चन लूंगा ताकि खाली जगह इधर रखूंगा कि आपको सॉल्व करा सकूँ। कह रहा है पाइप, कोई पाइप है जिसमें पाइप ए है और पाइप बी है। तो एक टंकी है, मान लीजिए इतनी बड़ी टंकी है। इस टंकी को पाइप जो है वो क्या करती है, एक पाइप जो है वो 20 मिनट में भरती है। ए जो है वो क्या करती है, 20 मिनट में भरती है, और बी जो है वो 16 मिनट में भरती है। कहता है दोनों एक साथ भर दिया जाए। हमेशा याद रखिए, यदि कोई मनुष्य एक काम को 20 दिन में कर देता है, दूसरा मनुष्य उसको या महिलाएं 16 दिन में कर देती हैं, तो जब इस तरह का प्रश्न आएगा, चाहे कोई भी प्रश्न हो, तो इसके लिए क्या होता है, हम उसका एक दिन का काम निकालते हैं। 1/20, ए का 1/16, दोनों को जोड़ देते हैं 1 घंटे। तब क्या होगा, वो 1 मिनट में क्या होगा, 20, 1/16, दोनों को जोड़ते हैं, लघुत्तम क्या आएगा 20 और 16 का, तो 16 दूनी 16 पंच 80, 80 आ जाएगा। अब 80 में करें, 20 चौका 80, 16 पंच 80, 5 9/80। अब जब उसका दोनों का काम आएगा तो फिर इसको क्या करें, इसका रेसिप्रोकल निकालते हैं, मतलब उलट देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 80/9, 9 से काटेंगे 9 9 81, मतलब एक कम। अब देखिए 9 के यदि आसपास हो तो वही आंसर होगा। हाँ, हमारा आंसर है 9, सही। देख लिए, तुरंत इसको क्या करिए, पहले उसका रेसिप्रोकल निकालिए, क्योंकि 20 मिनट में भरता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 1/20। 16 मिनट में भरता है, 1 मिनट में कितना भरेगा बी का, तो 1/16, दोनों को जोड़ देंगे और फिर उसके बाद पलट देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्या है, लर्निंग विदाउट बर्डन नामक एक प्रकाशित एक समिति थी। इसके प्रतिवेदन के लेखक कौन थे? ये प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं। ये होता क्या है कि कभी भी आप हमेशा ध्यान रखना कि प्रश्न के प्रकृति पर उलझना नहीं है।
उलझने का मतलब मेरा ये है कि कुछ प्रश्न ऐसे दिए जाते हैं जो आपको कहीं से भी नहीं आएगा, आप कहीं पढ़े ही नहीं हो और वो किसी को नहीं आता है, इसमें उलझना नहीं है। अब जैसे ये मैं एक प्रश्न उसका उदाहरण दिया हूँ, लर्निंग विदाउट बर्डन नामक प्रकाशित एक समिति के प्रतिवेदन के लेखक थे। कोई सवाल ही नहीं है ये, क्योंकि लर्निंग लगा हुआ है तो इसलिए इसको पूछ लिया गया था आपके केंद्रीय विद्यालय संगठन में। तो कह रहा इसका आंसर जो है मतलब कठिन पे, अब जैसे है यशपाल है, श्री प्रकाश है, ताराचंद है, मेलकम आदि शेषैया है, नहीं है, ये है यशपाल। इस पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है और इस तरह के प्रश्न को चूंकि आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आंख बंद करके उसमें तुक्का मार देना है और देखना है आगे पीछे जिसका मतलब प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो, जैसे सी ज़्यादा आंसर आ रहा है तो उसको भी सी मार के ख़त्म करिएगा। वैसे इसका आंसर ए में है। चलिए, परिपक्वन एक है, क्या एक है? विकासात्मक प्रक्रिया है, अनुभवात्मक प्रक्रिया है, समाजीकरण है, समायोजन है। अब जैसे जब परिपक्वता आ जाती है, ध्यान देखें, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आप लोगों को। जैसे जब अंडर ग्रेजुएशन होता है बच्चा तो उसमें परिपक्वता नहीं होती है, वो प्रेम संबंध में भागेगा, लड़का लड़की के पीछे जाता है, लड़की लड़के के पीछे जाते हैं। लेकिन जब वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता है, जब उसके अंदर परिपक्वता आ जाती है तब सॉरी तब उसके अंदर ये समझ आ जाती है कि नहीं मेरा कैरियर अहम है, तो फिर वो गलती नहीं करता। उनके कोई कोई बच्चा शुरू से ही क्या हो जाता है, परिपक्व, अरे ये बड़ा परिपक्व है, बड़ा ठोस है। मतलब परिपक्व हो जाने का मतलब है कि उसके अंदर सही और गलत की समझ हो जाती है। अब हमेशा याद रखना है कि आपको लड़की लड़का वाले प्रेम में नहीं पड़ना है, लड़की है तो लड़का के प्रेम में नहीं पड़ना है और लड़के हैं तो लड़की के प्रेम में नहीं पड़ना। आपका प्रेम केवल आपके किताब से होना चाहिए। देखिए अब क्या है, परिपक्वन है एक, विकासात्मक प्रक्रिया यस, क्योंकि अनुभवात्मक प्रक्रिया जो है, अनुभव से परिपक्वता नहीं आती है, ये एक विकास का क्रम है। तो हमारा आंसर क्या होगा, विकासात्मक प्रक्रिया है। समाजीकरण नहीं है, समाजीकरण से परिपक्वता आती है लेकिन स्पष्ट जो है वो विकास से आती है, विकासात्मक ये प्रक्रिया है, क्योंकि एक अवस्था आ जाती है, एक विकास का एक उत्कर्ष मतलब आपका अपेक्ष हो जाता है जहां हमारे अंदर परिपक्वता आ जाती है अमूमन। अब क्या है, कौन बुद्धि के निष्पादन परीक्षण नहीं है। अब देखिए, कैटेल का संस्कृति निरपेक्ष परीक्षण आप जानते ही है, भाटिया का बैटरी परीक्षण है, उसके बाद है कोह का ब्लॉक डिजाइन, बिल्कुल हम लोगों ने पढ़ा था। अच्छा, आप लोगों को नहीं पढ़ाया हूं लेकिन मैं पढ़ाऊंगा जल्दी। कॉर्नेल का कॉक्स जो है वो नहीं है, तो आंसर हमारा कॉर्नेल का कॉक्स स्केल है, ये बुद्धि परीक्षण के लिए नहीं होता है। अब देखिए, परीक्षा की जो प्रक्रिया होती है, 3-4 प्रक्रिया होती है, हम 3 प्रक्रिया की बात कर रहे हैं फिलहाल। वस्तुनिष्ठ होती है, उसके बाद व्याख्यात्मक होता है, फिर उसके बाद ये वस्तुनिष्ठ होगा, व्याख्यात्मक हो गया, फिर उसके बाद लिखित परीक्षा में, लिखित में ये उसके बाद ये होती है इंटरव्यू, मतलब साक्षात्कार होता है, ये भी प्रक्रिया परीक्षा की एक प्रक्रिया है। तो कह रहा है इसमें वस्तुनिष्ठ जो कि सबसे अच्छा माना जाता है, जिससे अब जैसे वस्तुनिष्ठ है, जैसे मान लीजिए आपको कहते हैं तो आप शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को, जैसे मान लीजिए आपको लग दिया कि प्राचीन भारतीय सभ्यता, प्राचीन भारतीय सभ्यता में आपको सिंधु घाटी दे दिया, आप कुछ टॉपिक को पढ़ के आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। कभी कभी हो सकता है लक होता है कि आप जो प्रश्न को याद किए, 10 क्वेश्चन पूछा था तो 10 को याद किए, वही आ गया। लेकिन वस्तुनिष्ठ में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। वस्तुनिष्ठ क्या होता है, आपके सब्जेक्ट को, आपके टॉपिक को ज़्यादा ढंग से कवर करता है। तो अब देखिए क्या है प्रश्न, सुनिए। वस्तु परीक्षण उपयुक्त नहीं है विचारों के विकास और संगठन में, ध्यान देना है, नहीं है विचारों के विकास और संगठन में। तो है, विचारों के विकास होता ही है, जब वस्तुनिष्ठता आती है तो आता है। उसके बाद लागत कम करने में, लागत भी कम हो, लागत कम तो होती है, लागत कम तो होगा ही ना, क्योंकि जब वस्तुनिष्ठता आएगी तो कम होगा, उसको आराम से कंप्यूटर से चेक किया जा सकता है। फिर क्या है, निर्माण की सुगमता, तो निर्माण की भी सुगमता होती है, सब क्वेश्चन ले जाए उसी का फिर कर दिया, 3-4 सेट्स बना दिए और उसी का ढेर सारे सेट्स निकाल लिए, उसको आपको पर एग्जामिनर के लिए जो मशीन से होता है, हमेशा याद रखिए पहले लोग मिट्टी खोदते थे, अब क्या हो गया है, क्रेन से खोद लेते हैं आराम से। हाँ, तो फिर अनुमान तत्वों के बचाव में यही है, अनुमान तत्वों के बचाव कहाँ से हो सकता है, दी करा बचाव में, तो यही हमारा आंसर, वस्तु परीक्षण उपयुक्त नहीं है अनुमान तत्वों के बचाव में। अब हम प्रश्न आते हैं,
बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास तभी अर्थपूर्ण होता है जब वे शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, ध्यान देना है सॉरी, सामवेगिक रूप से स्थिर होते हैं, सक्रिय होते हैं, अपनी कमियों और शक्तियों के बारे में पूर्णतः सजग होते हैं। देखिए है क्या, शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो सर्वांगीण विकास ऐसा नहीं है, बहुत लोग स्वस्थ होते हैं लेकिन सर्वांगीण विकास नहीं होता है। बोल जब मुंह बोल उसका खुल जाएगा उनका तो अरे कैसा बेवकूफ़ी जैसे बात कर रहा है, मतलब ये कोई निर्धारण नहीं है। सामवेगिक रूप से स्थिर होते हैं, अब जिसका बहुत बुद्धि हो जाए वही स्थिर है, कोई कोई तो मंद बुद्धि भी होता है वो भी स्थिर रहता है, तो ये भी इसका नहीं है। तो ए भी नहीं, बी भी नहीं, कर है अपनी कमियों और शक्तियों के बारे में पूर्णतः सजग होते हैं, ये है, लेकिन सबसे है, लेकिन चूंकि हमेशा का प्रश्न क्या होता है कि आप ऐसे उसके आंसर दिए जो सबसे ज्यादा सही हो, और सबसे ज्यादा सही के लिए सक्रिय होता है। जो व्यक्ति शारीरिक रूप से क्या अर्थपूर्ण तब होता है जब वो सक्रिय रहता है, हर एक काम में सक्रिय होगा, पढ़ाई में भी सक्रिय रहेगा, बाकी रचनात्मक कार्य में भी सक्रिय रहेगा। चलिए हम प्रश्न नेक्स्ट पे आते हैं। एक अच्छे पर्यवेक्षक के प्रभाव से किसमें वृद्धि होती है? ध्यान से देना, अच्छे पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर जो हो वो अच्छा हो तो क्या होगा? शिक्षकों में ससमय अनुपालना, ऐसा कुछ नहीं है, उसको दिखा करके अच्छा किया फिर उसके बाद वो गया तो फिर वैसे ही हो गया, नहीं। सामुदायिक संतोष नहीं, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सहभागिता नहीं। इसमें मेन जो होता है वो शिक्षार्थियों की प्रगति होती है। तो ये हमारे प्रश्न के आंसर थे। फिर कल हम इस नए प्रश्न के साथ आएंगे और आशा है कि जो हमारा इससे पहले वाला जितने सारे वो थे शिक्षा का जो हमारा वो था कमीशन था, एजुकेशन कमीशन, वो बिफोर 1947, अब हम लोग कल आफ्टर 1947 से पढ़ेंगे और सारा को डाल एक दिन हम लोग क्या करते हैं शिक्षा नीति पे पढ़ लेंगे और एक सीट तो पक्का अपने लिए कर ही लेंगे। हमेशा ऊर्जावान रहिए और जो आपके पास सकारात्मक बात करे उन्हीं के साथ बात करिए, माँ की नहीं तो अपने किताब से बात करिए। डू योर बेस्ट। जय हिंद। लगे रहिए और एक सीट अपने लिए जरूर आरक्षित कर लीजिए।